हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ यूनिटरी मेथड एकीकी नियम। दोस्तों, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। अपन ने आज तक 10वीं तक ये चैप्टर पढ़ा नहीं है कभी भी। ये एक मेथड है, ये एक बेसिक सेंस की क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेसिक सेंस लगता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 2 पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 6 पेन का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी 2 पेन का मूल्य दे रहे हैं 10 रुपये, 3 गुना पेन ले रहे हैं जी, 6 पेन ले रहे हैं। ऑब्वियसली बात है 3 गुना ले रहे हैं तो 3 गुना ही अपन को क्या देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा, 30 रुपये देने पड़ेंगे। बेसिक सेंस है, बेसिक तरीके से करूँ, एकदम बेसिक तरीके से करूँ इसको तो कि जी 2 पेन का मूल्य है 10 रुपये, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/2 5 रुपये। 6 पेन का मूल्य, 1 पेन 5 रुपये में खरीद रहा हूँ तो 6 पेन खरीदूंगा, 6 × 5 30 रुपये के अंदर। एकदम स्टार्ट करता हूँ कि 5 पेन का मूल्य 25 रुपये है। राम ने 13 पेन खरीदे तथा दुकानदार को 100 रुपये दिए, तो दुकानदार राम को कितने रुपए वापस देगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं कि राम ने दुकानदार से क्या करे, 30 पेन खरीदे और 100 रुपये का नोट दे दिया। 5 पेन का मूल्य कितना है, 25 रुपये। तो 1 पेन का मूल्य है जी 25/5 5 रुपये। 13 पेन खरीदे तो कितने रुपए ले होंगे, 13 × 5 65 रुपये। अब दुकानदार क्या करेगा, 100 में से 65 रुपये काटेगा और बचे हुए 35 रुपये राम को वापस दे देगा। बेसिक एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसके अंदर उस सारी पॉसिबिलिटी कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि 4 पेन वाले 5 पैकेट का मूल्य 40 रुपये है। 4 पेन वाले 5 पैकेट का मूल्य 40 रुपये है, तो 5 पेन वाले 6 पैकेट का मूल्य जी 4 पेन आ रहे हैं 1 पैकेट में और 5 पैकेट, टोटल समझना जरा, 4 और 5 20। 4 पेन आ रहे हैं 1 पैकेट में तो 5 पैकेट में 20 पेन। 20 पेन का मूल्य दिया हुआ है हमें कितना, 40 रुपये। तो 1 पेन का जी 40/20 2 रुपये। तो 5 पेन वाले 6 पैकेट, इनडायरेक्टली कितना, 5 30 पेन का मूल्य पूछ रहा है वो, 2 × 30 60 रुपये। मैं आगे चलता हूँ। 4 संतरों का मूल्य मान लो 42 रुपये है। 4 केले ले लेता हूँ, केलों का मूल्य 4 केलों का मूल्य 4 केलों का मूल्य ले लेता हूँ मैं 42 रुपये, और पूछ रहा हूँ मैं 5.5 दर्जन केलों का मूल्य। समझना जरा कि जी 4 केले आ रहे हैं 42 रुपये के, तो 1 केला कितने का आ रहा होगा जी, 42/4 का। पूछ रहा है 5.5 दर्जन। दर्जन का सेंस, पहले मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 5 दूना 10 रे 11/2 दर्जन। 1 दर्जन में हमें पता है बच्चों केले होते हैं 12, तो 11/2 × 12
66 केलों का मूल्य पूछ रहा है, तो 42/4, एक केले का मूल्य है तो 66 किलो का मूल्य है। 2 से काटा, 2 से काटा, और इसलिए बात है 21/33 गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। आगे चलते हैं अपन कि जी 1 लीटर कोई लिक्विड है बच्चों, लिक्विड है अलग, उसका मूल्य 910 रुपये है। 700 ग्राम लिक्विड लिया मैंने। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, घी, तेल, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। 1 लीटर लिक्विड का मूल्य दिया उन्होंने 910 रुपये, 700 ग्राम लिक्विड खरीदा है, का मूल्य कितना होगा। 700 ग्राम लिक्विड का मूल्य पूछ रहा है जी। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर का रेट दे रहा है। सॉरी, जो यहाँ पे मिलीलीटर कर देना, ग्राम नहीं, मिलीलीटर कि जी 1000 मिलीलीटर का रेट दे रहा है 910 रुपए। तो 1 मिलीलीटर का मूल्य हो जाएगा 910/1000। पूछ रहा है 700 मिलीलीटर, 910/1000 इंटू 700। 2 0 से 2 0 कटी, 1 से 1 कटा, 91 इंटू 7, 7 3 637 रुपये अपन को देने पड़ेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ कि जी 1 टंकी है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक पानी की टंकी है जिसका 3/7 भाग भरने के लिए 21 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। तो क्या क्या पूछ सकता है? पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है शेष पूरी टंकी भरने में कितने पानी की आवश्यकता होगी, कितने बाल्टी पानी की। और दूसरा दे सकता है वो पूरी टंकी भरने में कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी। अब आप इसको रेशो से समझो। रेशो मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि जी 3/7 का मतलब होता है बच्चों नीचे वाला जो भाग है वो है पूरी उसकी क्षमता, और उसमें से 3 मैंने भर दिया है। मतलब जो टंकी की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो है 3/7 की, और उसमें से 3 यूनिट मैंने भर दी गई है। मतलब भरा हुआ पोर्शन, भाग, खाली भाग और कुल भाग। कि जी 3 भर दिया, टोटल क्षमता है 7 की, तो खाली कितना रह गया 4। कि जी 3 भरने में टोटल मेरे को पानी की बाल्टी की आवश्यकता पड़ी 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 21/3 7 बाल्टी। पूछा क्या क्या है? शेष पूरी टंकी भरने में, शेष टंकी भरने में, शेष मतलब कितना, शेष जी खाली है 4, तो 4 भरने में आवश्यकता होगी। 4 में 4 इंटू 7 28 बाल्टी की बच्चों। कि जी पूरी टंकी कितने में भर जाएगी? हमें पता है पूरी टंकी की कैपेसिटी है 7, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 7 को, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 7 49 बच्चों। आगे बढ़ता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब बच्चों टाइम एंड वर्क के जो कंसेप्ट है वह भी इसमें डालते हैं। देखो यूनिटरी मेथड है ही एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति पूरी लकड़ी का 4/11 भाग ले लेता हूं, 4/11 भाग 1 घंटे 12 घंटे में लिख देता हूं, 12 घंटे में काट देता है। तो सेम वही कंसेप्ट है, एक व्यक्ति पूरी लकड़ी का 4/11 भाग 12 घंटे में काट देता है, तो शेष लकड़ी कितने समय में काटेगा। दूसरा क्वेश्चन वही सेम, पूरी लकड़ी काटने में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, देखो कहना क्या चाह रहा है, सेम वही कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति पूरी लकड़ी का 4/11 भाग, मतलब काम टोटल 4/11 रिप्रेजेंट, ये 11 क्या कर रहा है, टोटल काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल काम को, और 11 में से 4 काम कर दिया गया है, किया गया काम, शेष काम बच्चों और कुल कार्य। कि जी कुल कार्य हमें पता है 11, 4 काम कर दिया गया, 11 में से 4 गए बच्चों, 7 काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है। कि जी 4 काम या 4 यूनिट काम करने में टोटल समय लग रहा है 12 घंटे, तो 1 यूनिट करने में कितना लगा होगा, कि जी 12/4 3 घंटे। कि जी शेष काम 7 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, 7 यूनिट करने में 3 × 7 21 आवर्स। सेम वही कि जी 1 यूनिट करने में 3 घंटे लग रहे हैं, 1 यूनिट करने में लग रहे हैं 3 आवर्स, तो 11 यूनिट करने में कितना लगेंगे, कि जी 3 × 11 33 घंटे लग जाएंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब एकदम प्योरली टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन लेता हूं मैं, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखो फिर मैं आगे बताऊंगा। जी 12 आदमी एक कार्य को करने में, 12 आदमी एक कार्य को करने में 21 आवर्स लगाते हैं, तो मैं ले लेता हूं 15 आदमी उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। काम वही है जो 12 आदमी कर रहे हैं, वही काम 15 आदमियों को करवाना है। मान लेते हैं एक खेत है, इस खेत की पूरे फसल उगाने के लिए 12 आदमी लगे और उन्होंने कर दिया 21 घंटों में पूरा का पूरा खेत को फसल उगा दी। सेम काम मुझे 15 आदमियों से करवाना होता तो ये कितने समय में करता। तो 12 आदमी 21 घंटे में जितना काम करा, सेम कार्य 15 आदमी एक समय में पूरा कर देंगे। तो जी यहाँ से हमें पता है कट जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, x बराबर 84/5 काट दो, 5 × 5 5 × 30, 4/5 और उसकी बात है 16 घंटे तो पूरे लेंगे और 17वें घंटे का कुछ भाग वो लेंगे। अगर वो ऑप्शन इसी फ्रैक्शन में आ रहा है तो यही होगा। अगर वो चाह रहा है कि मिनटों में भी कन्वर्ट करे तो आप बताओ 4/5 हर्ट्ज को
मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, 5 से काटा बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 48 मिनट, 16 घंटे 48 मिनट में वह काम क्या कर देंगे, पूरा काम को निपटा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है बच्चों MDH का। MDH है क्या, कि जितने आदमी जितने दिन ले रहे हैं किसी काम को करने में, जितने घंटों में जितना काम करेंगे, वही काम M1 D1 H1, उतने ही कुछ और लोग होंगे, कुछ और दिनों के अंदर, कुछ अलग घंटों में सेम काम करेंगे। मतलब यहाँ से जितना काम निकल के आएगा, उस काम की क्वांटिटी, उस काम को जितनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना काम करना है, वही आदमी और दिन और घंटे लगा के उसी काम को रिप्रेजेंट करेंगे। MDH टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला होता है जो यही को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक मैंने आपको बताया। अब जैसे कि क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि 15 आदमी 21 दिनों में जितना काम करते हैं, यदि आई होप आपको दिख रहा होगा, यदि वही कार्य 35 दिन में खत्म करना है बच्चों, दिन में खत्म करना है, तो कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। मतलब मैन कितने चाहिएंगे कि 15 आदमी, वो सेम MDS का फॉर्मूला, 15 मैन 21 दिन में, घंटे इन्होंने दिए नहीं कि पर डे इतना काम कर रहे हैं, अगर पर डे देता तो अपन वो भी यूज करते कि 15 आदमी 21 दिन में जितने काम कर रहे हैं, उतने ही X आदमी 35 दिन में काम कर रहे हैं। जहां से भी कट रहा है, 5 7 35, 5 3 7 3 X बराबर 9 आदमी, मतलब 9 आदमी होंगे, वो 35 दिनों में पूरा काम खत्म कर देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें समय भी काउंट कर देता हूं कि जी 12 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हैं तथा 10 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। वही कार्य 16 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कि जी MDH हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि जितने आदमी जितने दिनों में जितना घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, कि जी 12 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में निपटा रहे हैं उस काम को, वही कार्य 16 आदमी कर रहे हैं और 10 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं और D दिनों में मान लो पूरा कर दे रहे हैं। जहां से भी कट रहा है काट दो, 4 से काटा 3, मतलब D बराबर 3। अगर वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करने लग जाए तो 10 दिनों की बजाय 3 दिनों के अंदर निपट जाएगा काम। लेकिन आदमी कितने होने चाहिए? 16 आदमी होने चाहिए। आगे चलते हैं अपन कि जी 40 आदमी एक कार्य को 70 दिनों में पूरा करते हैं। 40 आदमी एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चों। 70 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं।
कार्य समाप्त होने के कार्य प्रारंभ करने तो चलो प्रारंभ होने के 10 दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि 40 आदमी एक काम को 70 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन कार्य प्रारंभ तो करा 40 के 40 ने, लेकिन 10 आदमी 10 दिनों के बाद में काम छोड़ के चले गए। अब जी 40 आदमी 70 दिनों में जितना काम कर रहे थे, ये क्या है? टोटल काम ही तो है मेरा। वही काम 40 लोगों ने शुरू तो करा, लेकिन 10 दिन तक करा, फिर 10 छोड़ के चले गए, मतलब बचे कितने? 30 आदमी। उन्होंने x दिनों तक और करा काम। उन्होंने क्या करा? x दिनों तक और काम करा। तो यहाँ पे देखा मैंने 7 चौका 28 00 400 प्लस 30x, यदि 30x इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करी -400 2400 30x, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? भाग चला जाएगा 3 7 1 3 8 24 80 3। यही तो पूछना चाह रहा था कि शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। पहले लग रहे थे 70 दिन, अब लगेंगे 80 दिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से कर सकते हो आप, बस सोचने का नजरिया चेंज करना है आपको कि जी 10 दिन बाद में 10 आदमी तो छोड़ के चले गए ना। 10 दिन बाद में 10 आदमी तो छोड़ के चले गए, कि जी 40 आदमी 70 दिन पूरा कर सकते थे, तो 40 आदमियों ने 10 दिन कुछ ना कुछ तो काम करा है और काम करके छोड़ के चले गए 10 आदमी, मतलब 60 दिन अभी भी बचे हैं जो 40 आदमी करते तो पूरा कर सकते थे। मतलब 40 आदमी, इसको ऐसे समझो, 40 आदमी 60 दिन में जितना काम करते थे उतने ही 30 आदमी x दिनों में करेंगे। इसलिए बात है वही सेम MDH। तो जी यहाँ से काट दिया हमने इसको, यहाँ से काटा 2 पे x बराबर 40 दूना 80। टोटल दिन लग जाएंगे बच्चों इसको 80 करने में। सोचने का नजरिया बदलना है, वो कुछ नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि जी एक सैनिक शिविर था, एक सैनिक शिविर है जिसके अंदर कुल 500 सैनिकों का लगभग 28 दिनों का खाना पर्याप्त है, और 28 दिनों तक खाना खा सकते हैं। 500 सैनिकों का 28 दिनों का खाना खा सकते हैं। 4 दिन हुए, 4 दिन बाद में कहीं 300 सैनिक और आ गए। जैसे ही 300 सैनिक आए तो बताओ भोजन कितने दिन चलेगा? भोजन कितने समय चलेगा? जी 500 सैनिक 28 दिनों में जितना खाना खा सकते हैं उतना खाना 500 सैनिकों ने 4 दिन तो खाया, लेकिन उसके बाद में सैनिक कितने हो गए? जी 500 + 300 800 सैनिक, और उन्होंने खाया होगा x दिन। बेसिक एकदम जो वही काम वाला कंसेप्ट लेके देखो कि 500 सैनिक 28 दिन तक जितना काम कर सकते हैं वही 500 सैनिक 4 दिन तो काम करा, और उसके बाद में 300 सैनिक और आ गए और उन्होंने x दिन काम करा। 28 को 500 से गुणा करूंगा जब मैं 14 000 5 20 00 + 800x। अब कुछ नहीं करना अपन को,
कि ये 2000 को बॉर्डर क्रॉस करवाया, जैसे ही 14,000 माइनस 2000 ये आ जाएगा बच्चों 12,000 कि जी 12,800 x 1020 x बराबर 120/8 x बराबर 120/8 8 एकम 8 4 0 8 5 40 मतलब ये 15 दिन और खाना चलेगा कि जी टोटल कितना समय लगेगा। तो बच्चों आप खुद बताओ, 4 दिन तो चला ही था, टोटल कितना 15 दिन तो बाद में चला। जैसे ही 300 सैनिक आए तो 15 दिन तो चला, 4 दिन पहले ही चल सका था, टोटल 19 दिन यह खाना पर्याप्त रहेगा। अब मैंने फिर बोला आपको थोड़ा सा सोच का नजरिया बदलना है अपन को कि जी 500 सैनिक 28 दिन तक जितना खाना खा सकते थे वही 500 सैनिक 4 दिन तो खाते ही खाते हैं। तो अपन 4 दिन क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं, तो बचा कितना 24 दिन। और अब 500 सैनिक होते हैं ना बच्चों, अगर 500 ही सैनिक रहते तो 24 दिन तक यह खाना पर्याप्त था। लेकिन 800 सैनिक 300 और आ गए तो 800 सैनिक x दिन तक खाना खाएंगे। सेम वही 1020 बच्चों 8 16 8 24 x बराबर कितना 15 x बराबर कितना 15। अब टोटल डे पूछ रहा है कि जी 15 दिन और 4 दिन तो पहले ही खाया था उन्होंने, टोटल कितना आ जाएगा 19 दिन। मतलब 19 दिन यह खाना क्या रहेगा बच्चों, एकदम पर्याप्त रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। दस पेन और 15 पेंसिल का मूल्य, मान लो 10 पेन और 15 पेंसिल का मूल्य दे रहा हूं मैं 150 रुपये बच्चों। तो 20 पेन और 30 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब कंसेप्ट को समझना जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 10 पेन 15 पेंसिल का मूल्य दिया है 150 रुपये और पूछ क्या रहा है वो 20 पेन और 30 पेंसिल का मूल्य पूछा। आप खुद बताओ, 10 पेन खरीद रहा था और 15 पेंसिल ले रहा था तो 150 रुपये उसको पे करने पड़ रहे थे। जैसे उसने क्या करा 20 पेन खरीदे मतलब पेन डबल करे, और जैसे ही पेंसिल भी डबल करी तो इसलिए बात है उसको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट भी 2 गुना देना पड़ेगा। कि यहाँ पे 2 गुना करा है तो यहाँ पे भी क्या कर दो 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 300। अगर बच्चों इसको कंसेप्ट को समझना, अगर जब भी 2 वेरिएबल आ जाए, हम पढ़ते थे कि x प्लस वाई बराबर कुछ भी अमाउंट दे रहा है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी, तो हमारे पास 2 समीकरण होनी ही चाहिए। यदि हमारे पास 2 समीकरण नहीं है, कोई भी 2 समीकरण नहीं है, तो अपन x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली बात है दूसरी समीकरण चाहिए ताकि अपन क्या करें, माइनस कर सके, प्लस कर सके और काट सके। अगर अपने पास एक समीकरण देख के दूसरी पूछ रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है इसका कोई ना कोई मल्टीप्लायर होगा, 2 का 3 का 5 का कुछ भी हो सकता है, या फिर क्या होगा डिवाइडेंट होगा, डिविजिबल होगा किसी न किसी संख्या का और उसी का मान पूछेगा। अगर इसी क्वेश्चन में 10 पेन और 15 पेंसिल दे के वह 11 पेन और 12 पेंसिल पूछ लेता तो इसलिए बात है कि किसी न किसी संख्या का डिविजिबल मल्टीप्लायर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नोट फाउंड इट, या फिर डेटा अपर्याप्त है। डेटा अपर्याप्त है, हम इसको निकाल ही नहीं सकते, कभी नहीं निकाल सकते, 2 समीकरण देनी ही पड़ेगी अपन को। होप आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे कि जी 15, चलो 10 पेन 10 पेन
और 15 पेंसिल तथा 15 पेंसिल, 10 पेन और 15 पेंसिल का मूल्य दिया है बच्चों 120 रुपये है। और पूछ रहा है 12 पेन व 18 पेंसिल का मूल्य। समझना जरा क्या बोलना चाह रहा है। 10 पेन और 15 पेंसिल का मूल्य है 120 रुपये और पूछ रहा है 12 पेन और 18 पेंसिल का मूल्य 10, 5 से 15। ठीक है तो जी 10 पेन प्लस 15 पेंसिल 120 रुपये। पूछ रहा है बच्चों 12 पेन 18 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब आप खुद बताओ कि 5 से 12 कर रहा है तो कितना गुना किया होगा कि जी 10/12 5/6 है जी। यहाँ पे 5 यहाँ पे 6। देखते हैं आगे भी यही अप्लाई हो रहा है क्या। 15/18 3 5 15 3 6 18 कि बिल्कुल जी यही अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, धन उतना ही गुना हुआ होगा, उतना ही गुना हुआ हुआ है। यहाँ पे भी 5/6 हुआ होगा। 5/6 मतलब 5 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 120 को, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। तो 1 यूनिट करेगा बच्चों 120/5, 5 गुना 10 5 और 20 का जी 6 यूनिट। 6 यूनिट की तो वैल्यू ये होती है 6 यूनिट। 24 × 6, 24 × 6, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 रुपये उसको देनी पड़ेगी। गलती से भी बच्चों ये मत कर देना कि 120 का डायरेक्ट 5/6 निकाल दो और यहाँ से कितना कर दो 100। बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि आप खुद बताओ 10 पेन और 15 पेंसिल्स का 120 रुपये पे कर रहा है तो 12 पेन और 18 पेंसिल लेगा तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों 10/5 2 को, तो 12 यूनिट करेगा बच्चों, सॉरी 6 यूनिट करेगा बच्चों 6 × 2 12। देखो जरा क्या ये कंसेप्ट हो रहा है भाई। तो जी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। तो 1 यूनिट करेगा बच्चों 15/5 3 को, तो 6 यूनिट करेगा 6 × 3 18। क्या यही अप्लाई हो रहा है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। बस ये देखना है कि कितना यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर 10 पेन और 15 पेंसिल का मूल्य देके वो 11 पेन और 16 पेंसिल का मूल्य पूछता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता इस वैल्यू को नहीं फाउंड आउट कर सकते। मतलब डेटा क्या है, अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो जी एक नल है, एक नल का व्यास दे सकता है बच्चों, त्रिज्या दे सकता है वो, और परिधि दे सकता है। तीनों चीजों में से कोई भी दे, तीनों चीजों में से कोई भी दे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यास, त्रिज्या या परिधि 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे नल का व्यास सेम वही चीज दे दे, अगर वो त्रिज्या दे दे, अगर वो परिधि दे दे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है। दोनों को एक टैंक में खुला छोड़ दिया, एक टैंक में
10 सेंटीमीटर है, दोनों को नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ एक कर देता हूँ, एक बार दोनों का बताऊँ मैं। एक टैंक में एक नल को, मतलब जो पहले नल था ना उसको, एक को टैंक में खुला छोड़ दिया बच्चों, और वह टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भर सकता है। तो दूसरा नल टैंक को कितने समय में भरेगा? समझ में आता, कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन द्वारा समझता हूँ मैं। एक नल का व्यास दे दे, त्रिज्या दे दे, परिधि दे दे, 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा नल का व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पहले नल को एक टैंक में खुला छोड़ा गया और वो टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में पूरा भर देगा। तो दूसरा नल यदि टैंक में खोल दिया जाए तो कितना समय लेगा? देखना जरा, समझना। नल व्यास दे, त्रिज्या दे या परिधि दे, क्या नल गोल है? इसलिए बात है, त्रिज्या परिधि व्यास दे रहा है तो गोल होगा। अब यहाँ से जैसे ही पानी छोड़ा गया तो इसने क्या करा, एक टैंक को 1 हर्ट्ज, कितना दिया है, 20 मिनट। अब पहले लो इनकी त्रिज्याओं का, परिधियों का अनुपात लो। अगर वो दे रहा है त्रिज्या R1 R2 इनका 10 सेंटीमीटर, R4:5। मैंने आपको पहले ही बताया है, रेशो से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप नहीं चाहते रेशो से करना, फॉर्मूला लगाना चाहिए πr² का। ऑब्वियसली बात है, नल में से पानी निकलेगा, उतना पानी निकलेगा जितना इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। त्रिज्याओं का अनुपात हो, व्यास का अनुपात हो या परिधि का अनुपात हो, तीनों का मतलब वही रहता है जो परिधि का अनुपात रहता है, सॉरी त्रिज्या का अनुपात रहता है। त्रिज्या का अनुपात 2πr। ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये तो कट जानी है, ये तो दोनों कट जाएगी। तो अनुपात लास्ट में आएगा किसका? त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का अनुपात, एरिया का अनुपात बच्चों क्या आ जाएगा? क्या 4 चौक 16, 5 5 25 के जी πr²। पाई तो हमें पता है कांस्टेंट है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिज्याओं के स्क्वायर के बराबर। कितना? 16 और 25 के जी 16 किसी को करने के लिए कितना? 1 घंटे 20 मिनट ले रहा है। मैं इसको टोटल क्या करता हूँ, मिनटों में कन्वर्ट कर देता हूँ। 60 और 20 80 मिनट ले रहा है। तो वही काम 25 एक्स टाइम में पूरा कर देगा। वही काम क्या कर देगा? एक्स टाइम में पूरा कर देगा। यहाँ से बच्चों में काट देता हूँ, 5 से 25 काटा, 5 से कम 5 और 5 से कम 5, 5 से 30, x बराबर 16 × 16/5, 256/5, 5 5 25, 1 से 1/5 मिनट ले लेगा। मतलब 51 मिनट तो बच्चों पूरा लेगा, और अगले मिनट का 1/5 भाग मतलब 20 सेकेंड। अगर ऑप्शन में सेकेंड में भी दे रहा है तो सेकेंड, 20 सेकेंड 60/5 करोगे, सॉरी 12 सेकेंड। 60/5 करोगे, 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है? 60। तो 60/5 करोगे तो 12 सेकेंड, 51 मिनट पूरी और 12 सेकेंड के अंदर पूरा कंप्लीट कर देगा। आगे चलता हूँ मैं कि जी 2 नलों का व्यास दिया है। मान लो 2 नल दे दिए, नल का व्यास क्रमशः एक का ले लेता हूँ मैं 21 सेंटीमीटर और दूसरे का ले लेता हूँ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 और 28 ले लेता हूँ। दूसरा नल
टैंक को 36 मिनट में भर देता है। 36 मिनट में, चलो ठीक है, 36 मिनट में भर देता है। तो पहला नल टैंक को कितने समय में भरेगा, समझना जरा क्या कहना चाह रहा है कि जी दो नल है जिनका व्यास दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, वो परिधि दे, व्यास दे या त्रिज्या दे। पहले का दिया है, अगर मैं व्यास का रेशो लूँ इनका तो 21:28, 7×21, 7×28। जो व्यास का रेशो होता है वही क्या होता है, त्रिज्याओं का रेशो, और क्षेत्रफलों का रेशो, जो क्षेत्रफलों का रेशो कि जी 3×9, 4×16, क्या कर दो ऊपर, कैसे, πr² से कि जी 9 यूनिट x समय में भरती है और 16 36 मिनट में। x बराबर 64 मिनट में, x बराबर कितना, 64 मिनट, या फिर आ जाए 1 हॉर्स पूरा और 4 मिनट ऊपर। x बराबर कितना, 1 घंटे तो पूरा पूरा और 4 मिनट क्या हो गए, ऊपर हो जाएंगे। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि कहना क्या चाह रहा है। आगे चले, आगे चले। जैसे कि क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन बच्चों ये आ जाए कि एक टैक्सी पहले 5 किलोमीटर तक या इससे कम एक नियत भाड़ा फिक्स किराया लेता है ना,